हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे गेलो-सैक्स लॉ। गेलो-सैक्स लॉ से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड्स में आते हैं क्लास 10 में वो, और कुछ न्यूमेरिकल्स उनको कैसे आपको प्रेजेंट करना है अपने एग्जाम्स में, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो गेलो-सैक्स लॉ लिखने को ही आता है। तो ये गेलो-सैक्स लॉ है, आपको इसको एज इट इज याद करना है बिकॉज ये लॉ है, और लॉ में आप बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसकी जो लैंग्वेज है उसको आपको एज इट इज याद करना है। तो ये क्या कहता है, तो पहले एक बार जरा इक्वेशन में समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली, और इस इक्वेशन में ये जो गैसेस हैं ये आपस में एक सिंपल रेशियो में आपस में रिएक्ट कर रही हैं। इथेन 2 रेशियो, ऑक्सीजन 7 रेशियो, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मिंग इन 4 रेशियो एंड वाटर इज फॉर्मिंग इन 6 रेशियो। तो इन सब का रेशियो क्या हो गया आपस में, 2 रेशियो 7 रेशियो 4 रेशियो 6। ऐसा नहीं है कि इनका रेशियो 2.1 है, किसी का 7.3 है, 4.7 है, 6.2 है, नहीं। इनका सिंपल होल नंबर में रेशियो होगा, और ये आपस में 2:7 में यानी होल नंबर्स में रिएक्ट करेंगी आपस में, और जो प्रोडक्ट बनेगा उनका भी इनसे सिंपल होल नंबर में रेशियो होगा। ये है गेलो-सैक्स लॉ। एक शर्त है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो जिस पर ये पूरा रिएक्शन हो रहा है वो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम होना चाहिए। जब आप इसे मेजर कर रहे हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो जो वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस हैं उनका रेशियो एक दूसरे के संग दे पेयर अ सिंपल रेशियो। ये है गेलो-सैक्स। क्लियर है? ये आपको याद करना है क्योंकि ये लिखने को आता है। अब जैसे इसको देखते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का 2 वॉल्यूम, अब आप इसे 2 वॉल्यूम बोल लो, 2 मोल्स बोल लो, कुछ भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम और कार्बन डाइऑक्साइड का 2 वॉल्यूम। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है, जब हम अपना ये गेलो-सैक्स लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, दो बातें हैं जो ध्यान रखनी है। कि पहला तो हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन के बिना ये जो स्टीचियोमेट्रिक कांस्टेंट है ये नहीं आएंगे, और यही तो रेशियो है। तो बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस हिसाब से सब में 1:1 है, जो गलत है। एक्चुअल रेशियो क्या है, 2:1:2, और वो बैलेंसिंग के बाद ही आएगा। नंबर 2, कि हमें ओनली गैसेज आर टेकन। तो अगर मान लो कोई भी चीज लिक्विड है या सॉलिड है, लिक्विड और सॉलिड नॉट टेकन, इन दोनों को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो मान लो इस वाली इक्वेशन में ये जो वाटर बना है ये लिक्विड है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे अपने गेलो-सैक्स लॉ में। केवल जो गैसेस होती हैं उनको कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया? चलिए, बस ये गेलो-सैक्स लॉ इज दिस मच ओनली। अब हम आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो उससे पहले हम एक बार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ये अमोनिया वाला। तो ये N2 + 3H2 विल गिव अमोनिया। इसमें आपका जो अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, ये 1:3:2 में आपस में रिएक्ट कर रहे हैं दोनों, और अमोनिया बना रहे हैं। अब मान लो हम नाइट्रोजन को 50 बोले, यानी 50 का मतलब 1 रेशियो, और हाइड्रोजन को बोलेंगे 150 ml, तभी तो ये 3 रेशियो के बराबर होगा। इसका मतलब अमोनिया कितना बनेगा, 100 ml। तो आप देखो 50, 150 और 100 में भी क्या रेशियो है, 1:3:2। तो अगर आपको 1:3:2 पता है तो आप इसका किसी भी उसमें आप इसका आंसर निकाल सकते हो, वो अभी हम समझते हैं। उससे पहले एक रिलेशंस और देखेंगे क्या होते हैं लीटर मिलीलीटर्स में। 1000 मिलीलीटर ही हम सबको पता है, ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है या 1000 सीसी के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, जब यूनिट्स आएंगी तो आपको कन्वर्जन करके आंसर लिखना है। ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, इसको रहने देते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज और, लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन। जो रिएक्टेंट हमारे रिएक्शन में पूरा यूज अप हो जाएगा, जो पूरा यूज अप हो जाएगा, कंप्लीटली यूज्ड, यानी जो लड़ाई हो तो हार जाएगा, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें रेशियो इसी के हिसाब से निकालना है। तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालना सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो मान लो अगर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास ये गैस है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना रहे हैं। तो तीनों गैस हैं, हमने देख लिया। बैलेंस्ड है, हमने देख लिया। तो हमारी दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है। अब हम अपना गेलो-सैक्स लॉ स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला हाइड्रोजन हमारे पास 6 लीटर है, और हमारे पास क्लोरीन कितनी है, 5.6 लीटर।
ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि HCl कितना बनेगा, आपको ये बताना है। तो आपका रेशियो क्या है, 1:1:2। यानी अगर आप इसका एक पार्ट लोगे, क्लोरीन का एक पार्ट लोगे, तो HCl दो पार्ट बनेगा। तो पहले एक पार्ट है कितना ये पता करना है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग है, लेकिन दोनों रेशियो 1:1 में ही कंबाइन कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट हम किससे निकालें, हाइड्रोजन का निकालें कि क्लोरीन का निकालें? ये बात पता करने के लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकलता है? तो लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने का फॉर्मूला होता है V/S। क्या है V/S? तो V तो है वॉल्यूम, ये वाली वॉल्यूम, या ये वाली वॉल्यूम जो क्वेश्चन में दे रखी है। और S क्या है, स्टीचियोमेट्रिक कांस्टेंट। वो क्या होता है, वो ये वाला कांस्टेंट जो इसके आगे लिखा होता है, ये 2, इनके आगे 1 और 1। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं V/S किसका, हाइड्रोजन का। कितना होगा, 6, वॉल्यूम 6 दे रखा है, अपॉन 1। V/S क्लोरीन का कितना होगा, 5.6/1। किसका कम है, क्लोरीन का। तो जिसका कम होता है, जो हार जाता है, वो ही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्लोरीन। तो हम 1 पार्ट इक्वल टू 5.6 मानेंगे। 1 पार्ट कितना मानेंगे, 5.6। ठीक है, यानी ये जो हम 1 पार्ट लेंगे, 1 पार्ट 6 लीटर भी हो सकता है, 1 पार्ट 5.6 लीटर भी हो सकता है, क्योंकि एक 6 दिया है, एक 5.6 दिया है। तो अब हम 1 पार्ट किसको माने, 5.6 को माने कि 6 को माने, क्योंकि दोनों को 1:1 में कंबाइन करना है। तो जो कम होता है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया, क्लोरीन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक कैलकुलेशन क्या करेंगे, पहले आप वो देखो फिर आपकी समझ में आ जाएगा। तो यानी हम 1 पार्ट मानेंगे 5.6। यानी अगर एक पार्ट 5.6 है, तो यानी 5.6 क्लोरीन रिएक्ट कर रहा होगा 5.6 हाइड्रोजन से, और 2 पार्ट्स HCl बन रहा है, यानी 2 × 1.6 HCl बन रहा है, नहीं 5.6। एक पार्ट 5.6 है ना, और ये दो पार्ट बन रहा है, तो ये कितना बनेगा, 2 × 5.6 HCl बनना। ये मतलब है इसका। ठीक है, आया समझ लिमिटिंग रिएजेंट। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, अब आपकी समझ में आएगा फिर कि हम इसे कैसे पुट करते हैं। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2025 का। ये MCQ है, लेकिन हम इसे प्रॉपर सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन है बेटा, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दोबारा से इक्वेशन को यहाँ लिख लेते हैं। CH4 प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO2 प्लस 2H2। अब रेशियो क्या है इनका, 1:1। बैलेंस चाहिए, हाँ बैलेंस नहीं है, 2:1 और रेशियो 2। एक बार बैलेंसिंग ठीक है, इसकी बैलेंसिंग ठीक ही होगी अगर उन्होंने दे रखी है तो, या तो नहीं देंगे, और देंगे तो ठीक ही देंगे। ये इनका रेशियो हो गया, यानी गेलो-सैक्स लॉ के हिसाब से ये इस रेशियो से कंबाइन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 40 cm³ ऑफ मीथेन और 60 cm³ ऑफ ऑक्सीजन, और ये होती है ऑल दी वॉल्यूम्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग गैसेस, यानी रिएक्शन के एंड में कितनी गैसेस रह जाएंगी। तो जो रह जाएंगी वाली गैसेस होती है रेसिडुअल गैसेस। तो रेसिडुअल गैसेस में आपका क्या क्या आता है बेटा, एक तो कोई अनयूज्ड गैस, कोई रह गई हो अनयूज्ड रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो बनता है वो, ये दोनों ही चीजें रेसिडुअल में आती है। ठीक है, तो अब जैसा मैंने बोला कि अब ये 2 पार्ट को 60 माने कि 1 पार्ट को 40 माने, कैसे पता चलेगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट से पता चलेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो पहले हम क्या निकालेंगे, V/S। तो V/S निकालेंगे, इसका V/S कितना, 40/1। इसका V/S कितना, 60/2। तो ये 30 और ये 40, ये कम है ना 30, तो हम इससे निकालेंगे। आ रहा होगा समझ में अब तो। ठीक है, तो अब हमारा कैलकुलेशन क्या कहता है कि 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 60 cm³। ठीक है, तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 30 cm³। बस हमें यही निकालना था। अब हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यानी मीथेन कितना कंबाइन कर रही होगी, 30 cm³। ऑक्सीजन कितना कर रही है, पूरा 60 cm³। क्यों, क्योंकि अगर एक पार्ट 30 तो दो पार्ट 60। CO2 कितना बनेगा, CO2 बनेगा 1 पार्ट, यानी 30 cm³।
अब क्या वाटर बनेगा, ये बात ध्यान से समझना। वाटर अगर ये रिएक्शन 100 डिग्री पे होता तो वाटर किस रूप में होता, वेपर के रूप में, तो हम वाटर को भी लिखते क्योंकि हम गैसेस कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, रूम टेम्परेचर। क्या रूम टेम्परेचर पे वाटर गैस होता है? नहीं, लिक्विड होता है। तो रूम टेम्परेचर पर हम वाटर को कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नील। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड इन गेलो-सैक्स लॉ एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये लिक्विड हो जाएगा। बस खत्म आपका क्वेश्चन। अब 40 लिया था, 30 यूज हो गया, तो अनयूज्ड कितना रह गया मीथेन? ये और लिख लो, 40 माइनस 30, 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपकी टोटल गैसेस, रेसिडुअल गैसेस कौन कौन सी रह गई? 10 सेंटीमीटर क्यूब तो मीथेन, और 30 सेंटीमीटर क्यूब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल कितनी हो गई? 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो अगर हम इथेन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में टू फॉर्म CO2 एंड वाटर अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। अब अगेन तो इसको हम जरा नीचे लिख लेते हैं इक्वेशन को। विल गिव 4CO2 प्लस 6H2। अब कितना दे रखा है ऑक्सीजन? 1250 cc, और इथेन दे रखी है 300 cc। और आपको कैलकुलेट करनी है CO2 कितनी बन रही है और O2 कितनी अनयूज्ड रह गई। तो पहले V/S निकालते हैं, क्या होगा? तो ये हो जाएगा 300/2, ये हो जाएगा 1250/7, तो ये हो जाएगा 150, और ये कितना हो जाएगा? 7 × 1 = 7, 190 समथिंग के आसपास, 7 × 9 = 56 होते हैं। तो ये ज्यादा आएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कम आएगी। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया इथेन। हमें बस यही पता करना था, तो हम अब अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यानी 2 पार्ट्स, अब हम इसको कंसिडर करेंगे। यानी 2 पार्ट्स बराबर इन्होंने दे रखा है 300 cc। ये बात आपको अच्छे से समझनी है। यानी 1 पार्ट कितना हो जाएगा? 150 cc, सॉरी 150 cc। 1 पार्ट 150 cc, तो 7 पार्ट कितना हो जाएगा? 7 पार्ट्स कितना हो जाएगा? 150 × 7, यानी 7×5 = 35, 31050। तो कितनी अनयूज्ड ऑक्सीजन रह जाएगी? तो अनयूज्ड ऑक्सीजन 1250 माइनस 1050 कितनी रह गई? 0। 5 में से 5 गया 0, और 12 में से 10 गए 2। 200 cc, 200 cc हमारी ऑक्सीजन जो है वो अनयूज्ड रह गई। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी? 4 × 150। क्यों? 1 पार्ट 150 है ना, हाँ, 4 × 150। तो ये कितनी हो जाएगी? 0, 5 × 4 = 22, 5 4 5 6 600 cc। अब जरा साइड में कर दे, नीचे दूसरा क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन, अब आंसर क्या बोल रहे हैं? अब ये बात आपको, अब आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली। अब आप फर्स्ट पार्ट का क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। तो अब देखो आंसर लिखना कैसे है, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म। ये क्वेश्चन है आपका पहला। ठीक है, तो अब आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गेलो-सैक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू गेलो-सैक्स लॉ, gases combine in simple ratio। ये लिखना जरूरी है, आधा नंबर इस बात का होता है। ठीक है, अब आप लिखेंगे 1 पार्ट इक्वल टू 150 cc। ये आप ऊपर कैलकुलेशन दिखा चुके हो, इसे दोबारा नहीं करनी है। एंड CO2 फॉर्म्ड इज 4 × 150, यानी 600 cc। अब दोबारा लिखेंगे आंसर, CO2 फॉर्म्ड इज 600 cc। बिल्कुल क्लियर कट दिखना चाहिए आंसर क्या है। ये नहीं करके छोड़ दिया कि पूछा क्या है, पता नहीं 1 पार्ट पूछा है कि CO2 पूछा है, नहीं, क्लियर कट आंसर लिखना है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन, तो नंबर 2 हेडिंग डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन कितनी थी? वॉज 1250 cc, एंड वॉल्यूम यूज्ड, तो 2 × 2 पार्ट्स नहीं 7 पार्ट्स थी ना, हाँ 7 पार्ट्स, सॉरी
तो 7 × 150, वॉल्यूम कितनी यूज हुई 7 × 150, जो हमारा कितना आया था 1050 cc। देयरफॉर अनयूज्ड ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 1250 माइनस 1050, आंसर 200 cc। अब फिर से आंसर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन जो पूछा है 200 cc, अंडरलाइन करेंगे ऐसे। आया समझ, आइए होगा, गुड। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी हैज 60% प्रोपेन एंड 40% ब्यूटेन, और टोटल ये मिक्सचर 10 लीटर है, और इसको आपने बर्न किया, तो टोटल CO2 इस पूरे मिक्सचर में से कितनी निकलेगी ये हमें करना है। तो अगर हमारे पास टोटल 10 लीटर है, किस किस का मिक्सचर, ब्यूटेन का और प्रोपेन का, टोटल हमारे पास ये 10 लीटर है, और ये 60% है इस 10 लीटर का, ये 40 है और ये 60 है, तो ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा 40% ऑफ 10 लीटर, और ये हो जाएगा 60% ऑफ 10 लीटर, क्योंकि टोटल ये 10 लीटर है। तो ये कितना हो जाएगा 40/100 × 10, तो ये हो जाएगा 4 लीटर, और ये हो जाएगा 6 लीटर। ठीक है, आगे समझ। तो क्या दिया है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हमारी दी है 4 लीटर, और ये हमारा कितना दिया है 6 लीटर। प्रोपेन सही कर रही हो ना, हाँ। तो अब इस तरीके कर लेते हैं अब तो कैलकुलेट दी वॉल्यूम। तो अब आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू गेलो-सैक्स लॉ, जो आपका सोल्यूशन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, अकॉर्डिंग टू गेलो-सैक्स लॉ गैसेस कंबाइन इन सिंपल रेशियो टू वन अनदर। और उसके बाद ये जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ये आप दोबारा कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, ये आप इसके बाद यहाँ लिखोगे। ठीक है, कि ये 4 लीटर है, तो इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, तो 4 लीटर ऑफ ब्यूटेन एंड 6 लीटर ऑफ प्रोपेन, ये आपने लिख दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन लिखेंगे C3H8 प्लस 5O2, और अगर बैलेंस नहीं है तो इसी स्टेप में से बैलेंस कर लेंगे 4H2। अब हमसे पूछा ही नहीं है पानी वानी, तो हमें पानी देखने की जरूरत ही नहीं है कि रूम पे है कि नहीं है, हमें सिर्फ CO2 से मतलब है। तो यहाँ पे ये 6 लीटर है, और ये ऑक्सीजन का हमें कोई मतलब नहीं है, केवल उसे कार्बन डाइऑक्साइड पूछिए। सिमिलरली इसमें C4H10 में ये 2 पार्ट है, और ये 4 लीटर है, प्लस 13O2, इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें केवल CO2 से मतलब है। तो अगर एक पार्ट 6 लीटर है, इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं पहले, जिसका सोल्यूशन कर लें। ठीक है, तो हम लिखेंगे 1 पार्ट is equal to 6 liter, therefore 3 parts CO2, CO2 कितना हो जाएगा 3 × 6 यानी 18 लीटर। तो पहला आंसर तो ये आ गया। अब ये अगर 2 पार्ट 4 लीटर है, therefore 1 पार्ट कितना हो जाएगा 2 लीटर, तो CO2 कितनी बन रही है 8 पार्ट, therefore 8 पार्ट इज इक्वल टू 8 × 2 यानी 16 लीटर। अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर टोटल CO2 added to atmosphere is 18 liter by propane and 16 liter by butane burning, या burning of butane, ये आपका आंसर। और इसको ऐड भी कर दो, 12 3 4 1 34 लीटर्स एडेड टू एटमॉस्फेयर। आ गया समझ, ठीक है आगे चलें। चलो नेक्स्ट आते हैं, कैल्शियम कार्बाइड इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। एक्चुअली द फ्रूट ripens because of the heat evolved while calcium carbide reacts with moisture. During this reaction calcium hydroxide acetylene is formed. तो अगर 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन ली है is formed from a certain mass of calcium carbide, find the volume of oxygen required and carbon dioxide form, तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए और कितनी CO2 निकलेगी ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन। तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल है। लंबा बस इसीलिए देते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ और क्वेश्चन छोड़ दो।
उन्हें तो पढ़ा ही नहीं है ये, लेकिन आप पूरा पढ़ोगे तो एवरीथिंग इज इन योर कोर्स। अब आपको बताना है, क्या बताना है, कंबशन रिएक्शन, ये दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। तो अब तो दे ही एक वैल्यू रही, तो लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत ही नहीं है। तो इफ पहले अकॉर्डिंग टू गेलुसैक्स लॉ पूरा लिख देंगे, फिर 2 पार्ट्स इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब। 1 पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। और देयरफॉर 5 पार्ट्स, यानी ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, 5 × 100 इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आपकी क्या निकल आई, ऑक्सीजन। और 4 पार्ट्स यानी CO2, ये कितनी हो जाएगी, 4 × 100 यानी 400 सेंटीमीटर क्यूब। बस अब आप अपना आंसर लिख दो। आंसर कैसे लिखोगे, बस ये 2 लाइनें अगेन लिखनी है आपको कि जो उन्होंने पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग, तो CO2 फॉर्म्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबशन is 400 centimeter cube and oxygen used is 500 centimeter cube. परफेक्ट, आ रहा है ना समझ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आप ये करना अपने आप, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो इथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब ये 80 ml इथेन ली है हमने और 300 ml हमने ली है ऑक्सीजन, और आपको रिजल्टेंट गैसियस मिक्सचर निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, रूम टेम्परेचर, यानी पानी लेंगे नहीं लेंगे, बस। तो हमारा रिजल्टेंट में पानी ऐड नहीं होगा। अगर इसमें से कुछ बच गया तो वो, और जो CO2 बनी होगी वो, कर लोगे, कर ही लोगे। अब एक और आ रहा है बहुत अच्छा, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन। तो इसमें हमें क्या करना है, H2 + Cl2 विल गिव 2HCl, बैलेंस्ड है 6 लीटर हाइड्रोजन, सही है, 4 लीटर क्लोरीन। अब इसका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हो जाएगा 6/1, ये हो जाएगा 4/1। कौन कम है, क्लोरीन कम है, तो ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। कई बार ये भी पूछते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो जो पूरा यूज अप हो जाता है वो होता है, तो दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब हम इसके हिसाब से वैल्यू करेंगे, यानी 1 पार्ट हमारा कितना हो गया, 4 लीटर, ठीक है। और फिर हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 4 लीटर क्लोरीन यूज्ड, और 1 पार्ट हाइड्रोजन यूज हो रही है, यानी 4 लीटर हाइड्रोजन यूज्ड। और अनयूज्ड हाइड्रोजन कितनी हो गई फिर, 6 - 4, 2 लीटर हाइड्रोजन। और HCl कितनी बन गई बेटा, HCl फॉर्म्ड इज 2 × 4 यानी 8 लीटर। तो हमारी रेसिडुअल गैसेस कितनी हो गई, जो पूछ रहा है ना रेसिडुअल गैस, ये पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला था, एक तो जो रह जाएगी, यानी 2 लीटर हाइड्रोजन एंड 8 लीटर HCl, सही है, यही आंसर होगा, पक्की बात। अब तुम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे ना, तो यही होगा। अब इन्होंने क्या करा है, देखो पानी ऐड कर दिया है इस पूरे में, ये बनाने के बाद इस पूरे में पानी ऐड कर दिया। तो जब पानी ऐड कर दिया तो ये सॉल्युबल नहीं पानी में, ये सॉल्युबल नहीं, लेकिन ये तो हाईली सॉल्युबल है पानी में, तो ये पानी में जाके क्या बन जाएगा, HCl एसिड। क्या हम एसिड को लेंगे, नहीं, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये नहीं आएगा रेसिडुअल में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 लीटर हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया होगा समझ, ठीक है। अब आप अपने क्वेश्चंस करिए, कोई डाउट हो तो मुझसे बात करिएगा। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय विद नेक्स्ट लॉ, टिल देन बाय बाय।